9 नवंबर को दुनिया को दो ऐसी तस्वीरें मिलीं जिनके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जेम्स वेब टेलीस्कोप और वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने 3 एटलस नामक अंतरतारकीय पिंड की नवीनतम तस्वीरें जारी कीं और जो खुलासा हुआ है उसने वैज्ञानिकों को अवाक कर दिया है। इन तस्वीरों में वस्तु एक ठोस चमकदार प्रकाश बिंदु के रूप में दिखाई दी, जिसमें पूंछ का कोई निशान नहीं था, न ही गैस उत्सर्जन का, न ही धूल या गैस का कोई बादल। ऐसा कुछ भी नहीं जो सूर्य के निकट अरबों टन पदार्थ खोने वाली वस्तु के साथ होना चाहिए। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है, यह बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा जुलाई में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा आखिरी बार इसकी तस्वीर खींचे जाने पर दिखा था। सौर ताप के कारण 5 अरब टन से अधिक द्रव्यमान खो चुके इस पिंड का अपरिवर्तित रूप धूमकेतु भौतिकी के हर ज्ञात नियम का घोर उल्लंघन है। कुछ लोगों के लिए यह एक साधारण विसंगति है, दूसरों के लिए यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हार्वर्ड के खगोल भौतिक विज्ञानी एवी लोबे इसे ब्रह्मांड की ओर से एक चेतावनी कहते हैं, क्योंकि अगर ये तस्वीरें वैसी ही हैं जैसी दिखती हैं, यानी कोई पिंड सौर मंडल में बिना कुछ उत्सर्जित किए गतिमान गति कर रहा है, तो 3 एटलस शायद कोई धूमकेतु ही ना हो, यह कुछ निर्मित वस्तु हो सकती है। यह सब तब शुरू हुआ जब खगोलविदों ने अक्टूबर के अंत में कुछ अजीब देखा। जैसे ही 3 एटलस सूर्य के सबसे निकट बिंदु यानी अपने पेरिहेलियन सूर्य के सबसे करीब का बिंदु पर पहुंचा, वस्तु धीमी होने के बजाय तेज होने लगी। यह असंभव है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार एटलस अपनी अनुमानित कक्षा से 4-8 सेकंड विचलित हो गया। एक छोटा सा कोण जो 203 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर दसियों हजार किलोमीटर के विस्थापन के बराबर होता है। कोई विशालकाय वस्तु इसे अपने मार्ग से विचलित कर रही थी। गणनाओं ने मिशन विश्लेषकों को चौंका दिया। वस्तु सूर्य से बाहर की ओर 0.2 मिलीमीटर प्रति सेकंड की घात 2 की दर से त्वरित हो रही थी, जबकि साथ ही साथ 1 महीने में लगभग उसी दर से पार्श्व दिशा में भी खिसक रही थी। यह 80 किलोमीटर से अधिक का विस्थापन है, जो आकस्मिक उतार चढ़ाव का परिणाम होने के लिए बहुत बड़ा है। हवाई से लेकर चिली तक हर वेधशाला में यह सवाल फैल गया, आखिर कौन सी अदृश्य शक्ति इस वस्तु को नियंत्रित कर रही थी? गैस उत्सर्जन का सामान्य स्पष्टीकरण कारगर नहीं था। उस तरह का बल उत्पन्न करने के लिए एटलस को अपने कुल द्रव्यमान का कम से कम 16वां हिस्सा यानी 5 अरब टन वाष्पीकृत गैस उत्सर्जित करना पड़ता, जिससे एक चकाचौंध कर देने वाला प्रभामंडल बनता जो छोटे दूरबीनों से भी दिखाई देता। लेकिन आकाश खाली ही रहा। वहां न कोई बादल था, न कोई पूंछ, न कोई वाष्प, कुछ भी नहीं। ये कितना हास्यास्पद है ये समझने के लिए वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने 3 आंखों वाले एटलस और धूमकेतु लेमन के बीच एक तुलनात्मक तस्वीर जारी की। कुछ ही दिन पहले समान परिस्थितियों में एक साधारण धूमकेतु की तस्वीर ली गई थी। लेमन धूमकेतु ने उम्मीद के मुताबिक व्यवहार किया, सूर्य से दूर जाती हुई एक चमकदार रहस्यमयी पूंछ जो सौर विकिरण द्वारा पूरी तरह से आकारित थी। लेकिन एटलस वह अभी भी सिर्फ एक बिंदु था, तीक्ष्ण सघन बेदाग। यह एक जीवित प्राणी की तुलना मूर्ति से करने जैसा था। एक गति और ऊर्जा का विकिरण कर रहा था, दूसरा स्थिर और शांत। एटलस का बिना मलबा उत्पन्न किए गति करना बिना धुएं के रॉकेट को उड़ते देखने जैसा है। भौतिकी के नियम न केवल विफल होते हैं बल्कि पूरी तरह ध्वस्त हो जाते हैं। जब लोगों ने गणनाएं की तो उन्होंने पाया कि यदि त्वरण वास्तव में एक घटना होती तो बाहर निकलने वाली गैसें पूर्णिमा के चंद्रमा से भी अधिक चमकदार प्रकाश उत्पन्न करतीं। फिर भी 5 नवंबर की तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। वस्तु का आकार, उसका रंग और उसकी समरूपता सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से स्थिर है। आभासी दूरबीन के निदेशक जानलुका मासी ने इसे अब तक का सबसे हैरान करने वाला अवलोकन बताया, क्योंकि धूल के सूक्ष्म कणों का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों ने भी वही रीडिंग 0 दी। जब डेटा हार्वर्ड पहुंचा तो लोए और उनकी टीम ने त्वरण के पीछे के भौतिकी को पुनर्निर्मित करना शुरू कर दिया। एटलस के अनुमानित 33 अरब टन द्रव्यमान उमुवामुआ से लगभग 10 लाख गुना अधिक भारी का उपयोग करते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई भी जांच प्राकृतिक प्रक्रिया इस पर लगने वाले बल की व्याख्या नहीं कर सकती। सौर विकिरण का दबाव बहुत कम था, गैसों का उत्सर्जन अदृश्य था। इतनी दूरी पर ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण संबंधी अंतःक्रियाएं असंभव थीं। इससे केवल एक ही विकल्प बचता था, एक अज्ञात तंत्र। हमें आंकड़ों से जो पता चल रहा है उसे स्वीकार करना होगा। लो ने कहा था कि यदि भौतिकी विफल हो जाती है तो सिद्धांत को अनुकूलित होना होगा, लेकिन कुछ ही लोग इसके निहितार्थों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। सच्चाई बहुत भारी थी, क्योंकि ये संख्याएं केवल गति का वर्णन नहीं करती थीं, वे इरादे का वर्णन करती थीं।
त्वरण यादृच्छिक नहीं था, यह सहज, स्थिर और सूर्य की स्थिति के साथ पूर्णतः संरेखित था, मानो किसी ने इसे कैलिब्रेट किया हो। इससे मिलता जुलता व्यवहार हमने आखिरी बार ओमुआमुआ में देखा था, लेकिन इस बार प्रभाव अधिक मजबूत, तेज और कहीं अधिक सुनियोजित था। दुनिया भर की दूरबीनों से डेटा आने के साथ ही एक पैटर्न उभरने लगा। 3 एटलस सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ रहा था, बल्कि वह सारे नियम तोड़ रहा था। इसकी कक्षा पृथ्वी और अन्य ग्रहों द्वारा तय किए गए पथ से लगभग 5 डिग्री के भीतर क्रांतिवृत्त तल के साथ पूरी तरह से संरेखित थी। यह एक ऐसा अप्रत्याशित संयोग था कि लो ने इसे घोर अंधकार में ब्रह्मांडीय लक्ष्य को भेदने के बराबर बताया। फिर जेट जैसी एक अनोखी घटना हुई, एक पदार्थ का विस्फोट जो सीधे सूर्य की ओर बढ़ा, जो किसी भी धूमकेतु के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। सामान्यतः सौर विकिरण धूल को सूर्य से दूर धकेल देता है, जिससे ऐसी पूंछें बनती हैं जो हमेशा बाहर की ओर इशारा करती हैं। लेकिन एटलस ने तो इस नियम को भी तोड़ दिया, मानो वह स्वयं सूर्य के प्रकाश को ही प्रतिकर्षित कर रहा हो। इसकी गति भी एक और असंभव बात थी, ओमुआमुआ और बोरिसोव जैसे छोटे और हल्के पिंडों से भी तेज। हालांकि इसके भारी वजन के कारण इसे धीमा होना चाहिए था और इसकी चमक का वक्र तर्क से परे था। जैसे जैसे यह सूर्य के निकट आया, इसकी चमक 7 की दर से बढ़ने लगी, जो किसी भी झांत धूमकेतु की तीव्रता से दोगुनी थी। फिर नीला रंग दिखाई दिया, न तो बर्फीला सफेद, न ही धधकती लाल, बल्कि एक विद्युतीय स्पेक्ट्रल नीला जो सूर्य के स्वयं के फोटोस्फीयर से भी अधिक गर्म था। इसकी सतह का तापमान 5800 केल्विन से अधिक प्रतीत हो रहा था, जो किसी भी प्राकृतिक वस्तु के लिए वाष्पीकृत हुए बिना संभव नहीं है। अब खगोलविद न केवल भ्रमित थे बल्कि चिंतित भी थे, क्योंकि यदि यह एटलस खगोलीय यांत्रिकी के नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो यह किसी और चीज का पालन कर रहा है, शायद किसी आदेश का। जेम्स वेब और जमीनी वेधशालाओं से प्राप्त स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्कैन ने एक और भी विचित्र बात का खुलासा किया। वस्तु की संरचना प्राकृतिक धूमकेतुओं के विपरीत, जिनमें चट्टान, बर्फ और खनिजों का अनियमित मिश्रण होता है, एटलस में निकल और लोहे का एक सटीक अनुपात पाया गया, वही अनुपात जो अंतरिक्ष यान और जेट इंजनों में उपयोग किए जाने वाले उच्च तापमान मिश्र धातुओं में पाया जाता है। प्रकृति में धातुएं अव्यवस्थित रूप से मिश्रित होती हैं, लेकिन एटलस की धातुएं संतुलित, परिष्कृत और व्यवस्थित थीं। इसमें केवल 4% पानी था, जो इसे पृथ्वी के सबसे शुष्क रेगिस्तानों से भी अधिक शुष्क बनाता है। यह कोई गंदा बर्फीला गोला नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि एक ऐसी संरचना है जो जमी हुई नहीं बल्कि गढ़ी हुई प्रतीत होती है। कुछ वैज्ञानिकों को अब संदेह है कि इसकी बाहरी परत शायद प्राकृतिक ही न हो। यह सिरेमिक या मिश्रित धातु की परत हो सकती है जो ऊष्मारोधी और पॉलिश की हुई होती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह बिना दरारों या अनियमितताओं के प्रकाश को इतनी स्पष्टता से परावर्तित क्यों करती है। यह परावर्तन एक अभूतपूर्व ध्रुवीकरण संकेत उत्पन्न करता है। प्रकाश तरंगें गणितीय सटीकता के साथ संरेखित थीं, ऐसा कुछ जो किसी प्राकृतिक पिंड में पहले कभी नहीं देखा गया था। जैसा कि लो ने कहा, यदि आप आकाशगंगा में अरबों वर्षों की यात्रा को पार करने के लिए एक प्रोब डिजाइन करते तो वह बिल्कुल ऐसा ही दिखता। और फिर वह रहस्योद्घाटन हुआ जिसने संशयवादियों को भी चौंका दिया। कब शोधकर्ताओं ने 3i एटलस के प्रक्षेप पथ का मानचित्रण किया और पाया कि इसका मार्ग मंगल, शुक्र और बृहस्पति की कक्षाओं को काटता है, लेकिन पृथ्वी की कक्षाओं को नहीं। इसका समय बिल्कुल सटीक था। सूर्य के सबसे करीब होने और सबसे आसानी से देखे जाने के समय यह सूर्य के पीछे छिप गया, जिससे यह हमारे उपकरणों की दृष्टि से ओझल हो गया। यह संयोग सांख्यिकीय रूप से इतना असंभव है कि कुछ खगोल भौतिकविदों का मानना है कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। JPL के एक विश्लेषक ने कहा, यह आकस्मिक नहीं है, यह सोच समझकर की गई योजना है। गणितीय गणना को समझने से पहले यह विचार बेतुका लगता है। कक्षा इतनी सटीक है कि यदि इसे पीछे की ओर खींचा जाए तो यह सीधे आकाश के उसी क्षेत्र की ओर इंगित करती है जहां से 1977 का वाव सिग्नल उत्पन्न हुआ था, एक नैरो बैंड रेडियो विस्फोट जिसका SET दशकों से पीछा कर रहा है। 2 घटनाएं जो दशकों के अंतराल पर एक ही ब्रह्मांडीय निर्देशांक पर घटित हुईं। क्या यह महज एक संयोग है? लेकिन जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते गए, यह बात इनकार की तरह लगने लगी। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट द्वारा जारी की गई हर नई तस्वीर ने रहस्य को और गहरा कर दिया। 3i एटलस का रंग गहरा पराबैंगनी नीला, जो किसी भी धूमकेतु को उत्सर्जित नहीं करना चाहिए, हर थर्मल मॉडल को चुनौती देता है। नीला प्रकाश तापमान का प्रतीक है।
नीला प्रकाश ऊर्जा का प्रतीक है। फिर भी उस वस्तु में क्षय, विखंडन या अवरक्त क्षेत्र में ऊष्मा का कोई संकेत नहीं दिखा। वह ऐसी रोशनी से जगमगा रही थी जो बिल्कुल भी ऊष्मा नहीं थी। ऐसी रोशनी जो स्वतः उत्पन्न प्रतीत हो रही थी, मानो नियंत्रित प्लाज्मा या आयनित गैसों से निकलने वाला विकिरण हो। कुछ प्लाज्मा भौतिकविदों का मानना है कि यह वस्तु विद्युत चुंबकीय प्रणोदन का उपयोग कर रही होगी, यानी सौर पवन को नियंत्रित करके बल उत्पन्न कर रही होगी। यह ऐसी तकनीक है जिसे मनुष्य ने केवल प्रायोगिक स्तर पर ही आजमाया है। अन्य लोगों का मानना है कि यह कुछ सरल हो सकता है, किसी प्राचीन और स्वायत्त मशीन का अवशेष जो अपने निर्माताओं के चले जाने के बाद भी सहज प्रवृत्ति से काम कर रही है। यदि यह सच है तो हम केवल परग्रही तकनीक का अवलोकन नहीं कर रहे होंगे, हम परग्रही निरंतरता के साक्षी हो सकते हैं। एक ऐसा तंत्र जो युगों तक मौन रहने के बाद भी अपना कार्य जारी रखे हुए है। और अब उलटी गिनती शुरू हो गई है। 19 दिसंबर 2025 को 3i एटलस पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा, जो 167 मिलियन मील की दूरी पर होगा। यह दूरी इतनी कम है कि हबल से लेकर वेब तक हर प्रमुख टेलीस्कोप इसे अभूतपूर्व विस्तार से देख सकेगा। अगर यह एक धूमकेतु है तो हम आखिरकार उस विशाल गैस के बादल को देख पाएंगे जिसकी भौतिकी को आवश्यकता है। लेकिन अगर ऐसा कोई बादल दिखाई नहीं देता, अगर एटलस हमेशा की तरह शांत नीले रंग का पूर्णतः ठोस पिंड बना रहता है, तो धूमकेतु होने की पूरी व्याख्या धराशायी हो जाएगी। जो बचेगा वह कहीं अधिक चिंताजनक होगा। क्या यह कोई जांच यंत्र हो सकता है, कोई स्वायत्त पर्यवेक्षक जो किसी प्राचीन प्रयोग के तहत हमारे सौरमंडल का सर्वेक्षण कर रहा हो, या फिर यह कुछ और भी विचित्र है, एक ऐसा उपकरण जो तब सक्रिय हो जाए जब हमारी जैसी सभ्यताएं परमाणु सीमा तक पहुंच जाएं, जैसा कि कुछ संशयवादी भौतिकविदों को आशंका है। फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन हर छवि, हर वर्णक्रमीय रेखा, अंधेरे में हर मौन गति एक ही बात का संकेत देती है। यह वस्तु देख रही है और हो सकता है कि उसका काम अभी खत्म न हुआ हो। वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की नवीनतम तस्वीरें पृथ्वी पर हर प्रयोगशाला, वेधशाला और ऑनलाइन फोरम में फैल रही हैं। ऐसे में आश्चर्य से भी कहीं अधिक गहरा भाव हवा में छाया हुआ है, बेचैनी। ब्रह्मांड ने हमें एक और असंभव पहेली दे दी है, और इस बार यह सीधे हमारी ओर देख रही है। 3 एटलस सौर मंडल में अपनी यात्रा जारी रखे हुए है, ठंडा, नीला और शांत, उन सभी समीकरणों को चुनौती देते हुए जिन पर हमने कभी भरोसा किया है। यह किसी धूमकेतु की तरह व्यवहार नहीं करता, किसी क्षुद्र ग्रह की तरह नहीं दिखता, और न ही उन सभी सुव्यवस्थित श्रेणियों में फिट बैठता है जिन्हें मानव विज्ञान ने आकाश को समझने के लिए बनाया है। यह तब गति पकड़ता है जब इसे मंद होना चाहिए। यह नीले रंग में जलता है जब इसे सफ़ेद चमकना चाहिए। यह तब छिप जाता है जब इसे चमकना चाहिए। इसका मार्ग संयोग से कम और सुनियोजित प्रस्तुति की तरह अधिक प्रतीत होता है। फिर भी जब डेटा आता है तो वह एकदम स्पष्ट होता है। कोई शोर नहीं, कोई त्रुटि नहीं, मानो स्वयं ब्रह्मांड हमें वह चीज़ देखने के लिए मजबूर कर रहा हो जिसे हम सदियों से देखने से बचने की कोशिश करते रहे हैं। जितना अधिक हम सीखते हैं उतना ही कम हम समझते हैं। वर्चुअल टेलीस्कोप परियोजना द्वारा जारी की गई प्रत्येक नई छवि इस विरोधाभास को और गहरा करती है। वही सघन चमकदार प्रकाश का बिंदु, एकदम स्थिर, एकदम शांत, अपनी उदासीनता में एकदम अजनबी। ऐसा लगता है मानो सूरज भी इसे छू नहीं सकता। जैसे विकिरण, गुरुत्वाकर्षण और ऊष्मा सब इसकी सतह से ऐसे फिसल जाते हैं जैसे दर्पण से प्रकाश। अगर यह प्राकृतिक है तो यह प्राकृतिक की हमारी परिभाषा को ही बदल देगा। अगर यह कृत्रिम है तो हमने मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण खोज देखी है। यह इस बात का प्रमाण है कि इन तारों के नीचे चलने वाले हम पहले लोग नहीं हैं। दोनों ही स्थिति में जिस दुनिया को हम समझते थे वह पहले ही बदल चुकी है। क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि यह वस्तु धूमकेतु है या नहीं। यह सवाल तो उसी क्षण खत्म हो गया जब बिना पूंछ के इसकी गति तेज हुई। असली सवाल, जिसे कोई भी खुलकर कहने की हिम्मत नहीं करता, ये है किस प्रकार की बुद्धि ने ऐसी वस्तु का निर्माण किया जो अरबों वर्षों तक अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती है, जिसका संचालन किसी ऐसी चीज से नहीं होता जिसे हम देख सकें, जिसका मार्गदर्शन ऐसी सटीकता से होता है जिसे हम समझा नहीं सकते, और युगों बाद भी त्रुटिहीन रूप से कार्य करती है। किस प्रकार की सभ्यता ऐसा करती है? वे कितने समय पहले रहते थे? क्या वे अब भी कहीं मौजूद हैं या हम उनकी स्मृति के बहते हुए अवशेष को देख रहे हैं? एक भूतिया जहाज जो ब्रह्मांडीय सागर को पार कर रहा है, अपने निर्माताओं के धूल में मिल जाने के बहुत समय बाद भी अपने मिशन को दोहरा रहा है। डॉक्टर एवी लोबे ने वर्षों पहले हमें चेतावनी दी थी कि जब विज्ञान विसंगतियों का सामना करने से इनकार करता है तो वह हठ धर्मिता में बदल जाता है। उन्होंने कहा था कि हम सत्य के खोजी होने का दावा नहीं कर सकते,
यदि हम केवल उन्हीं सत्यों को स्वीकार करते हैं जो हमें सहज महसूस कराते हैं। तीसरा, एटलस वही बेचैनी है। यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हमारे सिद्धांतों के दायरे में फिट होने के लिए बाध्य नहीं है। यह कभी नहीं रहा है। सूर्य जलने के लिए हमारी अनुमति नहीं मांगता। सितारों को चमकने के लिए हमारी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। और जब हमारे आकाश में कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जिसे हम समझा नहीं सकते, तो हमें उस पर सवाल उठाना चाहिए, ना कि उसे नकार देना चाहिए। तो हम एक बार फिर अंधेरे से आए एक और आगंतुक को घूर रहे हैं, और उसके चारों ओर की खामोशी मानो जानबूझकर रखी गई हो। शायद पहला संपर्क इसी तरह होता है, रेडियो संकेतों या आकाश में चमकती रोशनी के माध्यम से नहीं, बल्कि सूक्ष्म विरोध के माध्यम से, शांत असंभवताओं के माध्यम से, जो हमें फिर से देखने, अलग तरह से सोचने और विकसित होने के लिए मजबूर करती हैं। शायद यही 3 एटलस का सबक है। खोज अज्ञात पर विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि बिना किसी भय के उसके सामने खड़े होना सीखने के बारे में है। और अब जैसे जैसे 19 दिसंबर नज़दीक आ रहा है, जिस दिन ये हमारे ग्रह के सबसे करीब से गुजरेगा, पृथ्वी पर मौजूद हर दूरबीन इसकी ओर मुड़ जाएगी। शायद हम आखिरकार देख पाएंगे कि यह वास्तव में क्या है। शायद हम कुछ भी न देख पाएं, लेकिन जो भी हो, हम इस पल को याद रखेंगे, मानव इतिहास में पहली बार जब ब्रह्मांड के एक हिस्से ने हमारी ओर देखा और खुद को समझाने से इनकार कर दिया। क्योंकि कभी कभी ब्रह्मांड अपने रहस्यों को फुसफुसाकर नहीं बताता। कभी कभी यह उन्हें आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाता है और आपको विश्वास करने की चुनौती देता है। अगर इस कहानी ने आपको यह सोचने पर मजबूर किया है कि वास्तव में वहाँ क्या है, तो इसे शोर में खो जाने न दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 3 एटलस का तब तक पीछा करते रहेंगे जब तक कि इसकी रोशनी हमारी पहुंच से ओझल न हो जाए। नोटिफिकेशन चालू करें, जैसे ही कोई नया डेटा आएगा आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और हमें कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार 3 एटलस वास्तव में क्या है? एक चट्टान, एक प्रोब, या किसी ऐसी सभ्यता का पहला संदेश जिसने मौन में बोलना सीख लिया था?